नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एकलव्य कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया पाठ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा जानते हैं। क्रिया होती क्या है, क्रिया कहते किसे हैं? जिन शब्दों से किसी भी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। रमेश नहाता है। तो यहाँ पर रमेश क्या है? करता है, यानी कार्य को करने वाला है। वो क्या कार्य कर रहा है? वो नहा रहा है। तो नहाना क्या है? उसकी नहाना उसकी क्रिया है, नहाना उसका काम है। तो परिभाषा क्या थी? जिन शब्दों से किसी भी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। उदाहरण के द्वारा से समझाया गया है। रमेश नहाता है। रमेश जो है करता है, कार्य को करने वाला है। और वो क्या कार्य कर रहा है? वो नहाने का कार्य कर रहा है, नहाने का काम कर रहा है। तो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, इसका काम कहलाता है। इसके बाद हम ध्यान देते हैं क्रिया के भेद पर। क्रिया के भेदों को कई आधारों पर बांटा गया है। तो सबसे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले सकर्मक क्रिया की परिभाषा जानते हैं। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की जरूरत होती है, वो कहलाती है सकर्मक क्रिया। जैसा कि उसका नाम है, नाम से बिल्कुल स्पष्ट है। सा का अर्थ होता है साथ, कर्म के साथ। कर्म के साथ जो क्रिया होती है वो कहलाती है सकर्मक क्रिया। इसको हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। राम फल खाता है। यहाँ पर राम क्या है? करता है। और वो क्या कार्य कर रहा है? वो खाने का कार्य कर रहा है, खाने की क्रिया कर रहा है। लेकिन वो खा क्या रहा है? वो फल खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फल क्या हुआ? उसका कर्म हुआ। उसके बाद दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। अ का अर्थ होता है अभाव, यानी रहित, ना होना। जहां पर कर्म नहीं होता है वो क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। मोहन हंसता है। तो यहाँ पर मोहन जो है क्या है? करता है। और वो क्या क्रिया कर रहा है? वो हंसने की क्रिया कर रहा है, हंसने का वो काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा भेद है? अकर्मक। कर्म का यहाँ पर प्रयोग नहीं है। जहां पर जो है क्या प्रश्न करने पर हमें कोई उत्तर मिलता है वो क्या, कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक। आप उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। राम फल खाता है। अगर हम यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि राम क्या खाता है, तो आपको एक उत्तर मिल जाएगा कि वो फल खाता है। और अकर्मक क्रिया वाले उदाहरण में यदि हम प्रश्न करते हैं मोहन हंसता है, अगर आप प्रश्न करेंगे मोहन क्या हंसता है, तो आपको कोई सार्थक उत्तर नहीं मिल पाएगा। तो इन दोनों का भेद जो है ऐसे ही जान पाएंगे। जहां पर जो है क्या प्रश्न करने पर एक सार्थक उत्तर आपको मिलता है वो होता है सकर्मक क्रिया। और जहां पर क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर आपको ना मिले, कोई सार्थक उत्तर आपको ना मिले, वो भेद होगा अकर्मक क्रिया का। इसको दोबारा समझते हैं। राम फल खाता है। अगर हमने यहाँ पर प्रश्न किया कि राम फल खाता है, राम क्या खाता है, तो आपको एक सार्थक उत्तर मिल जाएगा कि राम फल खाता है। और इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण में यदि आपने प्रश्न किया कि मोहन हंसता है, ये वाक्य है, इसमें आपने प्रश्न किया मोहन क्या हंसता है, तो कोई भी सार्थक उत्तर आपको नहीं मिलेगा। तो सकर्मक और अकर्मक का भेद जानने के लिए जब आप क्या प्रश्न करेंगे, तो क्या प्रश्न करने के बाद जब आपको कोई सार्थक उत्तर मिल जाएगा तो वो सकर्मक का उदाहरण होगा। और क्या प्रश्न करने पर जब सार्थक उत्तर आपको नहीं मिलेगा तो वो अकर्मक का उदाहरण होगा। तो ये कर्म के आधार पर आपने क्रिया के दो भेद जाने। क्रिया के अन्य भेद भी माने गए हैं कई आधारों पर। तो उसमें जो है संरचना के आधार पर भी क्रिया के भेद माने गए हैं। संरचना के आधार पर मुख्य रूप से जो है चार भेदों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जो क्रिया दो क्रियाओं के योग से बनती है। जैसे कि इसका नाम है, नाम से स्पष्ट है, संयुक्त, जुड़ करके, मिल करके, किनसे मिल करके? दो क्रियाओं के योग से मिल करके जो क्रिया बनती है वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। मैंने किताब पढ़ ली। अब मैंने किताब पढ़ ली, यहाँ पर दो क्रियाएं आप देख रहे हैं, एक तो ली और दूसरा पढ़। तो जहां पर दो क्रियाएं जो है साथ में प्रयुक्त की जाती है, प्रयोग किया जाता है दो क्रियाओं का साथ साथ, वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त शब्द का अर्थ होता है जुड़कर या मिलकर के। तो पढ़ ली, तो एक क्रिया तो हुई पढ़ और दूसरी होती है ली। तो जहां पर दो क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। उसके बाद हम दूसरा भेद करते हैं संरचना के आधार पर, वो है द्विकर्मक क्रिया। द्वि का अर्थ होता है दो। तो जहां पर दो कर्मों का साथ साथ प्रयोग किया जाए वो कहलाएगी द्विकर्मक क्रिया। इसको उदाहरण के द्वारा समझ पाएंगे। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो यहाँ पर देखिए, एक तो है छात्रों को
सहायक यानी सहायता पहुंचाने वाली, हेल्प करने वाली, मदद करने वाली क्रिया, यानी किसकी मदद करने वाली? मुख्य क्रिया की मदद करने वाली। इसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मैं घर जाता हूं, तो यहाँ पर जाना जो है मुख्य क्रिया है और उसकी जो सहायता कर रही है, उसकी जो मदद कर रही है, कौन सी क्रिया कर रही है? हूं कर रही है। ठीक है, तो जाना यहाँ पर मुख्य क्रिया है और उसकी जो सहायता कर रही है, उसकी जो मदद कर रही है, वो हूं कर रही है। तो हूं यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई? सहायक क्रिया, यानी जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है, उसकी मदद करती है, वाक्य की पूर्ति में मदद करती है, वो क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? सहायक क्रिया। उसके बाद चौथा भेद भी है प्रेरणार्थक क्रिया, जहां पर जो है काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से काम करवाया जाता है, वो कौन सा भेद होता है? प्रेरणार्थक। ये भी नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर जो है प्रेरणा दी जाती है, किसी को काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। प्रेरणार्थक, प्रेरणा दी जा रही है, किसी को काम करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे माता ने बेटी से भोजन बनवाया, यहाँ पर जो माता है वो स्वयं भोजन नहीं बना रही है, बल्कि अपनी बेटी से बनवा रही है। तो जहां पर जो है काम या क्रिया स्वयं न करके किसी और से करवाई जाए, काम जो है किसी और से करवाया जाए या क्रिया किसी और से करवाई जाए, वो कौन सा भेद होता है? प्रेरणार्थक क्रिया, यानी जहां पर किसी और को काम करने की प्रेरणा दी जाए। माता ने बेटी से भोजन बनवाया, यानी माता ने स्वयं भोजन नहीं बनाया है, अपनी बेटी से बनवाया है। तो जहां पर जो है किसी और को काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है या प्रेरणा दी जाती है, वो कौन सा भेद होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। तो आज जो है आपने क्रिया के बारे में जाना, क्रिया के जो है कर्म के आधार पर भेदों के बारे में जाना और संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।